नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी हम कह सकते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 की हम बात कर, हम कहें आरटीई एक्ट 2009। हम कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी इसको किस संदर्भ में, किस आधार पे, किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी प्रमुख धाराएं, इसमें प्रमुख चैप्टर, अध्याय जितने कुछ दिए उन सारे मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, मान लो जितने भी कर रहे हो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरी बात, अगर आप रीट के अलावा ग्रेड किसी भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उसमें भी है तो भी महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहने वाला, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। यहां से हम बात कर रहे हैं तो आरटी 2001 और सबसे पहले मैं एक चीज पृष्ठभूमि की थोड़ी सी बात करूं तो यहां से पॉइंट आपको यहां से ये कुछ नोटिस करने हैं। एक तो देखो, हमने अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 45 की हमने बात की थी। अनुच्छेद 45 से है नीति निर्देशक तत्वों में। और जब मूल संविधान की मैं बात करूं, यहां पे क्या लिखा हुआ था मूल संविधान में? मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में यह लिखा हुआ था कि 14 वर्ष के जो बालक हैं, उन 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना या निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा, ये बात उसमें लिखी हुई थी। यानी मैं एक चीज कहूं यहां से, राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। देखो, एक चीज नोट करना, इसमें आयु वर्ग क्या रखा है? 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास है राज्य करेगा। ये इस प्रकार का प्रावधान या प्रयास राज्य करेगा। राज्य के लिए ये बात नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित थी और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित किए गए। यहां से पहली बात तो यह आती है कि ये बात हमने किस में उल्लेख किया था? तो अनुच्छेद, यहां से मैं बात करूं तो अनुच्छेद 45 में इस बात का उल्लेख था। अब यहां से पॉइंट ये भी नोट करना आपको साथ में कि जैसे एक शिक्षा के संदर्भ में एक वाद आता है 1992 का, मैं कह दूं यहां से मोहिनी जैनवाद, मोहिनी जैनवाद, ये वाद हुआ था 1992 में। और इस बात का पॉइंट आपको ये नोट करना है कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में माना था। यानी शिक्षा के अधिकार को किस में शामिल किया था? शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में माना था कि एक मूल अधिकार है, शिक्षा से कोई बालक, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले। ये मोहिनी जैनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में बात कही थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों में इसको हमने महत्वपूर्ण प्रावधान में शामिल किया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां से अगर हम शामिल करें तो एक चीज और महत्वपूर्ण आती है। एक समिति थी, तपस मजूमदार समिति, और तपस मजूमदार समिति बनी थी सन 1999 में। यानी मैं ये कहूं, तपस मजूमदार समिति
समिति कब की है? 1999 की। समिति ने क्या कहा? समिति ने यह सुझाव दिया कि मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 को शामिल किया जाए। यानी किस समिति के सुझाव पर शामिल किया? देखो, एक तो 1992 का मोहिनी जैनवाद आया था, और मोहिनी जैनवाद में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में माना था, लेकिन कहां शामिल किया? इसमें शामिल नहीं था। बड़े तौर पे अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 यानी एक अलग से अनुच्छेद शामिल करके करने की सिफारिश की थी। वो किसने की थी? ये तपस मजूमदार समिति बनी थी 1999 में। इन्होंने क्या बात कही थी? अनुच्छेद, जैसे मैं बात करूं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के जोड़ने की सिफारिश इसने सिफारिश की थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जोड़ो, और 21 में क्या है? तो 21 में क्या चीज जोड़नी है? तो 21 में ये चीज जोड़े कि आप क्या करो? शिक्षा का अधिकार दो। 21 में है क्या? शिक्षा का अधिकार ही तो है, मूल अधिकार। तो 21 के यानी शिक्षा का अधिकार जोड़ने की बात इससे तपस मजूमदार समिति वक्तव्य अपने सिफारिश में कही थी। ठीक है, दूसरी मैं यहां से बात करूं तो हमने 86वां संविधान संशोधन किया था। 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन हुआ कब था? ये हुआ था 2002 में। एक तो पॉइंट ये नोट करना है। दूसरी बात अपने लिए काम की ये है इसमें से कि ये जो संविधान में संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी 1998 फिर 99 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल में एक अधिनियम लाया गया था शिक्षा, यानी हम कह सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन इसके तहत किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत देखो, एक तो सिंपली याद रखना है कि दिसंबर 2002 में ये पारित हुआ। यहां से आपसे पूछे कि ये जो संविधान संशोधन है ये पारित कब हुआ? दिसंबर 2002 में। देखो, एक तो संशोधित होना और एक प्रकाशित होना, ये दोनों काम ही, यानी 2002 में संशोधित भी हुआ, संशोधन भी हुआ इसमें, और 2002 में ये प्रकाशित भी कर दिया इसको। तो प्रकाशन और संशोधन दोनों ही कब हुए थे? दिसंबर 2002 में हुए थे। डेट आप मान लो 12 दिसंबर को संशोधन हो गया और 13 दिसंबर को यानी भारत के राजपत्र में जो प्रकाशन होना है वो प्रकाशित इसमें कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके तहत हमारे संविधान में महत्वपूर्ण जो संशोधन किए गए थे, यानी हम कह सकते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में हमने कुछ प्रावधान जोड़े। प्रावधान में याद रखना, एक तो याद रखोगे कि भारतीय संविधान में हमने जोड़ा था 21 क, यानी 21 क में क्या है? तो हमने मूल अधिकार जोड़ा था, यानी मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद जोड़ा, और अनुच्छेद जोड़ा था 21 क के नाम से। एक यहां से हमने प्रावधान इसमें कौन सा जोड़ा? तो एक हमने इसमें जोड़ा था नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व के लिए आपको याद रखना जो अनुच्छेद 45 था, अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 45 जो हमने था उसमें 14 वर्ष या इससे कम आयु के बालक है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए राज्य क्या करेगा? राज्य के लिए प्रावधान था कि प्राथमिक शिक्षा उनको अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाएगा। ये प्रावधान इसमें था। तो इसमें हमने अनुच्छेद 45 वाली लाइन तो इसमें हमने जोड़ दी, किसमें? 21 क में। अब 45 इसमें रहा था, तो 45 के स्थान के हम कह सकते हैं कि इसके निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के स्थान पे हमने जोड़ दिया कि
जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य क्या करेगा, शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएगा और उनकी देखभाल या मैं कहूं कि पोषण स्तर में सुधार करने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 45 इसके तहत जोड़ा था। एक आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो 51 है जिसमें मूल कर्तव्य आते हैं, और मूल कर्तव्य 51 क में शामिल है। क में हमने एक तो जोड़ा था, याद रखना कौन सा, तो के 11वां मूल कर्तव्य है के नाम से, उसमें हमने शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाने का प्रावधान जोड़ा था। मैं यहां से बड़े स्तर पे थोड़ी सी बात कर लूं यहां से, तो यहां से एक चीज नोट करनी है आपको। कौन सी, देखो 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 2002 में। अब इसके तहत संविधान में प्रावधान कौन से बदले थे, संविधान में प्रावधान जो बदलाव किए थे वो कौन से थे। एक तो यहां से बदलाव में आपको याद रखना है कि इसके तहत हमने क्या किया, मूल अधिकार बदले थे, मूल अधिकार। एक इसमें आपको याद रखना है नीति निदेशक तत्वों में बदलाव किया था, नीति निदेशक तत्व। एक आपको याद रखना है इसके तहत हमने मूल कर्तव्य जोड़े थे, जो मूल कर्तव्य थे उसमें भी संशोधन हुआ था। यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत हमने यहां इतने बदलाव और इतने फेर बदले इसमें किए थे। देखो इसमें पहली बात तो अपने आती है कौन सी, मूल अधिकार की। दूसरी बात अपने आती है किसकी, नीति निदेशक तत्व की। और तीसरी बात अपने आती है किसकी, मूल कर्तव्य की। ये तीनों इसके अकॉर्डिंग आपको नोट करनी। अब किस में क्या चीज ऐड की गई, तो इसके लिए हमने क्या ऐड की, इसके लिए हमने अनुच्छेद कौन सा जोड़ा, अनुच्छेद हमने जोड़ा था 21 क, ठीक है, 21 क जोड़ा। इसके तहत हमने संशोधन किया था अनुच्छेद 45 में। और मूल कर्तव्य के लिए हमें अनुच्छेद याद रखना है कौन सा, तो अनुच्छेद कौन सा है 51। 51 का कौन सा, क या ए का कौन सा, तो 11वां मूल कर्तव्य किस में, के में, या इसको के को टे भी बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें के या टे के नाम से जानते हैं, तो ये चीज इसमें अपने को नोट करनी है, ठीक है। अब इसमें बदलाव क्या किया हमने, तो इसके तहत हमने बदलाव जो किया था वो ये किया था कि 21 के तहत हमने जोड़ा था, लाइन कौन सी जोड़ी, कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बालक, यानी 6 से 14 वर्ष के वायु जो 45 में लिखी हुई थी ना, उसको हमने कहां ऐड कर दिया, 21 के में ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें जोड़ा हमने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी मैं कहूं ये तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसमें जोड़ दिया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान जोड़ा, ठीक है। यानी हमने अब कर दिया कि जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष तक है उनको राज्य क्या करेगा, यानी उन प्रत्येक बालक को, उन प्रत्येक बच्चों को, सभी बच्चों को, ठीक है, यानी याद रखना सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी प्रत्येक इस आयु के बच्चे को निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है, हर व्यक्ति बालक को इसमें मिलने चाहिए। 45 में क्या कर दिया, इसमें पहले देखो 14 वर्ष या इससे कम आयु के बालक शामिल थे 45 में, अब क्या कर दिया 14 लाइन इधर जोड़ दी, तो हम कह सकते हैं राज्य जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर
एवं बाल्यावस्था सुधार, मैं ये कह सकता हूं देखभाल। राज्य क्या करेगा, राज्य जन्म से 6 वर्ष तक के बाद बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर एवं बाल्यावस्था सुधार का, यानी राज्य जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर एवं बाल्यावस्था सुधार, ये राज्य को दायित्व सौंपा गया था कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा। राज्य किसी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है। तो राज्य जो रूल्स, जो विधियां बनाएगा, जो कानून बनाएगा, उन कानूनों में ये बात है, जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएगा, यानी पढ़ने की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेगा। और उनके बाल्यावस्था सुधार, या मैं कहूं कि उन बच्चों की देखभाल की सुधार, यानी ये दायित्व राज्य को सौंपा गया। आपने ये देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो आंगनवाड़ी में क्या होता है, उनको शिक्षा का अवसर भी होता है, यानी पढ़ने की व्यवस्था भी होती है। और बाल्यावस्था सुधार का मतलब वो कुपोषण का शिकार नहीं, इस प्रकार के उनके खाद्य पदार्थ वगैरह खाने की चीजें उनको उपलब्ध करवाई जाती है, पौष्टिक आहार उनके लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, एक चीज और नोट करोगे, जो आर्टिकल है 51 के, याद रखना है कि जो नीति निर्देशक यानी मूल कर्तव्य है, भारतीय संविधान में 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में। लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य हमने कब जोड़ा, तो हमने 86वें संविधान संशोधन किया था 2002 में, इसके तहत हमने 11वां मूल कर्तव्य शामिल कर दिया इसमें। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है, इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य में था कि जन्म से जो बालक है, ऐसे बालक जिनके 6 से 14 वर्ष के बालक है, उनके माता पिता, अभिभावक या संरक्षक, उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे। तो मैं ये कह दूं कि 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी दी गई है, उनको कर्तव्य दिया गया है। किसके तहत है, तो आर्टिकल कौन से याद रखोगे मूल कर्तव्य में, तो याद रखोगे अनुच्छेद 51 के इसमें। ठीक है, तो ये चीज इसके अकॉर्डिंग आपको नोट करनी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। फिर हम सरकार ने क्या किया था, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से पारित किया। ठीक है, ये तो हमने संवैधानिक प्रावधान तो जोड़ दिया, लेकिन फिर शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल करने के लिए हमने क्या किया, मूल अधिकार में शामिल कर लिया, लेकिन शिक्षा के अधिकार के लिए अधिनियम बनाया था। उस अधिनियम का नाम आपसे कभी भी पूरा पूछा जाए तो यहां से आपको नोट करने, नोट आपको ये करनी है,
हेलो। तो भारत सरकार ने 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया। ठीक है। निःशुल्क एवं, पूरा नाम यही है, ध्यान रखना। अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिकार अधिनियम 2009, यानी राइट टू एजुकेशन इसी एक्ट को बोला जाता है। और ये एक्ट कब का है? 2009। आपसे एक सवाल यहां से ये पूछा जाए कि ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था? तो 2009 में थोड़ा सा चर्चा में भी हाल ही में, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, तो निधन हुआ है, तो ये पॉइंट में नोट करना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया। तो पीएम में यहां से लिख दूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 7 से 12 तक आपको याद होगा तो भारत के राष्ट्रपति भी कौन थे इस समय? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 7 से 12 तक भारत के राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ये आरटी एक्ट 2009 इसमें आया था। दूसरे पॉइंट यहां से याद करें। अच्छा, इसके तहत क्या हुआ कि ये देखो, राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, ये 2-3 बातें, फिर गजट में प्रकाशित होना, ये मैं 2-3 डेट लिख दूं। तो एक तो सबसे पहले कौन से सदन में आया था? तो ये एक्ट आया था राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पारित, राज्यसभा में पारित हुआ था ये 20 जुलाई 2009 को। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। और फिर याद रखना आपसे कि अगर पूछे कि लोकसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। फिर होते हैं इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, मैं ये कह दूं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कह सकते हैं, या आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति की इस पर स्वीकृति कब मिली थी। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पर मिली थी 26 अगस्त 2009 को। यानी जुलाई अगस्त सितंबर, यानी जुलाई अगस्त में ये लगभग कार्यक्रम पूरा हुआ था। और फिर देखो, भारत सरकार ने अपने जो गजट होता है, इसको राजपत्र, भारत राजपत्र कहा जाता है, उसमें प्रकाशित किया था। भारत के गजट में प्रकाशित, और प्रकाशित अगले ही दिन कर दिया था 27 अगस्त 2009 को। ये कभी कभार डेट पूछी जाती है कि आरटी एक्ट 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। और जैसे राष्ट्रपति की स्वीकृति पूछे, उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि राज्यसभा में पहले कौन से सदन में आया था। तो पहले राज्यसभा में आया था, फिर लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनता है कैसे? दोनों सदनों में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही कोई बिल होता है, इससे पहले वो बिल या विधेयक होता है, उसके बाद में वो क्या बन जाता है? वो अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी स्वीकृति कब होती है इस पे? तो 26 अगस्त 2009 को इस पर स्वीकृति मिलती है। और भारत सरकार के जो गजट में प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 27 अगस्त 2009 को। आगे यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये भारत में लागू कब हुआ? तो ये एक्ट भारत में लागू, तो याद रखना आरटी एक्ट 2009 है। ये भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। फिर राज्यों ने अगले 1 साल तक इसमें लगभग लागू किया था। राजस्थान में ये 2011 में हुआ था, 29 मार्च 2011, अंतिम रूप से 1 अप्रैल 11 में। ठीक है, तो ये भारत में लागू कब हुआ था? तो 2010 में। ठीक है, आपको एक चीज नोट यहां से ये करनी है कि जो यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक चार्टर, बाल अधिकार चार्टर आया था।
यानी बालकों को अधिकार देने के लिए बाल अधिकार चार्टर की घोषणा की थी यूएनओ ने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में। अब उसके तहत बालकों के अधिकार होने चाहिए, तो भारत उसमें बालकों को शिक्षा का अधिकार देने में भारत का नंबर 135वें देश नंबर पे था। तो भारत ने इस पर यानी यूएनओ का जो चार्टर था बाल अधिकार चार्टर, वो उस पर भारत ने कितने नंबर पे हस्ताक्षर किए, तो 135वें नंबर पे हस्ताक्षर किए थे। ये पॉइंट आपको नोट ही करनी, एक नोट नाम से लिख लेना आपको, ठीक है। मैं ये कहूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं यूएनओ के 1992 में बाल अधिकार चार्टर के तहत बालकों को शिक्षा का अधिकार देने वाला भारत दुनिया का 135वां देश बना। अब से अगर ये पूछ ले कि भारत ने इस पे कौन से नंबर पे हस्ताक्षर किए, तो 135वें नंबर पे भारत ने, यानी यूएनओ का जो चार्टर अधिकार बाल अधिकार चार्टर आता है उसमें भारत ने हस्ताक्षर किए थे। ये चीज आपको नोट करनी है। दूसरी बात याद रखना कि यूएनओ का जो चार्टर है, यूएनओ को जो चार्टर आया था उस चार्टर में जो बाल अधिकार की आयु मानी गई है कौन सी है, तो बाल अधिकार के तहत उन्होंने बाल अधिकार की आयु मानी है कितने वर्ष, 14 वर्ष इसमें आयु मानी गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको सामान्य तौर पे नोट करनी है, ठीक है। देखो, हाँ सॉरी 14 नहीं, 18 वर्ष, 18 वर्ष करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह कि जो आरटी एक्ट 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। 2009 में टोटल अगर मैं बात करूं तो अध्याय तो है 7। कितने अध्याय है, 7 अध्याय है, और 7 अध्यायों को हम कह सकते हैं कि 39 धाराएं और एक अनुसूची में बांटे, ठीक है। इस एक्ट को हमने कितनी धाराओं में, एक तो देखो अध्याय कितने इस एक्ट में, इस एक्ट में अध्याय तो है 7, इसमें धाराएं कितने हैं, यानी 7 अध्यायों को कितनी धाराओं में बांटा गया है, तो इनको धाराओं की संख्या यानी धाराएं, धाराएं हैं इसमें, पहले 38 धाराएं थी लेकिन एक धारा और बढ़ा दी गई है, तो वर्तमान में 39 धाराएं। कौन से एक बार उनका भी हम डिस्कस चर्चा करेंगे। एक चीज आपको नोट करनी है कि इसमें अनुसूची, इसमें अनुसूची है एक, यानी एक अनुसूची, 7 अध्याय और 39 धाराएं इसमें शामिल की गई है। मैं यहां से बात करूं तो देखो, एक तो देखो अध्याय, और अध्याय 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने अध्याय हो गए, 7 अध्याय हो गए। यानी इस 7 अध्यायों में मैं अगर कह दूं कि किस अध्याय में कौन सी धाराएं शामिल है, आपसे ये पूछे किस अध्याय में कौन सी धाराएं शामिल है, तो जो पहला अध्याय है ना उसमें धारा 1 और 2 शामिल है। दूसरा अध्याय जो है उसमें धारा 3, 4 और 5 शामिल है, यानी दूसरे अध्याय में 3 धाराएं इसमें शामिल की गई, 3 से 5 तक। तीसरा अध्याय जो है इसमें देखो 6 से लेकर 11 तक धाराएं शामिल है। चौथा अध्याय देखो इसमें 12 से लेकर, बहुत बड़ा अध्याय ये कौन सा, चौथा, 28 तक इसमें धाराएं शामिल है।
5वां अध्याय में धारा एक तो 29 है और एक 30 धारा इसमें शामिल है। छठे अध्याय की मैं बात करूं तो 31 से 34 तक इसमें सम्मिलित की गई है, ठीक है। और 7वां अध्याय है 35 से लेकर वर्तमान में जो 39 है उस तक धाराएं इसमें सम्मिलित की गई है। एक तो बड़े स्तर पे आपको छोटी सी जानकारी इस आधार पे याद रखनी है कि कौन से अध्याय में कौन सी धाराएं। तो पहला अध्याय धारा 1 और 2 शामिल है, दूसरा अध्याय धारा 3, 4, 5 शामिल है, तीसरा अध्याय 6 से 11 तक है, चौथा अध्याय 12 से लेकर 28 तक है, पांचवा अध्याय 29 और 30 है, छठा अध्याय 31 से 34 तक है और सातवें अध्याय में मूल रूप से 35 से 38 तक थी, लेकिन एक धारा और जोड़ दी गई और उसके तहत अब वर्तमान में कितनी है, 39 धाराएं। अब सवाल अपने लिए है कि धाराओं का थोड़ा सा संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं, कौन से अध्याय में क्या लिखा हुआ है और किस धारा में इसमें मुद्दा दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो पहला जो अध्याय है अध्याय 1 यानी चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है प्रारंभिक। प्रारंभिक में क्या चीजें नोट करनी है आपको, यानी इसमें देखो पहली ये देखो धारा धारा 1 और 2 जो हमने बात की थी ना, धारा 1 और धारा 2। पहली धारा में दिया हुआ संक्षिप्त शीर्षक, यानी शीर्षक को शॉर्ट में हम किस नाम से जानेंगे, उसका उल्लेख है विस्तार एवं लागू होना, यानी किस दिन से लागू हुई। इसमें पहली धाराओं में आपको याद रखना है शुरुआत में 3 बातें लिखी थी, फिर 2012 में संशोधन करके हमने इसकी संख्या कितनी कर दी, तो इनकी संख्या वर्तमान में 5 है, यानी 4 और 5 इसमें धारा 1 में उपधारा और जोड़ दी, 5 उपधाराएं हैं पहले भाग में। हम आगे मान लो कि इनकी मैं शॉर्ट में धारा और नाम याद करवा रहा हूं, इनको हम डिटेल से अगली में क्लास में और इसमें करेंगे। इसमें देखो तो संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं लागू होना, यानी किस तिथि से कहां से लागू हो रहा है। जैसे लागू होने की बात की थी कि ये जैसे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, उसमें याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना ये बात विशेष तौर पे लिखी हुई थी। फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में 2019 के बाद में ये धारा भी यानी आरटी एक्ट 2019 भी क्या हो गया, लागू हो गया। फिर परिभाषाएं कि जैसे समेकित सरकार, केंद्र सरकार किसे कहेंगे, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या संघ, ऐसे कोई संघ सरकार, सॉरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित सरकार, बालक है, पिछड़े बालक है, ये जो परिभाषाएं दे रखी है वो इसमें प्रारंभिक की पहले अध्याय में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो अध्याय जो 2 है इसमें दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी तो धारा 2 है वही कहता आरटी एक्ट की मुख्य बात है, ठीक है। चैप्टर 2 राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, और हम पहले ही कहा था कि मैंने कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान के हमने संशोधन किया था 2002 के तहत, उसके तहत ये बात है 2009 में ये शामिल किया है। तो दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना धारा 3 से लेकर 5 तक इसमें उल्लेख है। पहले धाराएं याद रखेंगे फिर इनके डिटेल के बारे में जानेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राइट टू चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कौन सी धारा में कहा गई है, तो धारा 3 में कही गई है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार इसमें दिया हुआ है। दूसरी बात है कि देखो प्रवेश न दिए जाने पर, चौथी धारा क्या कहती है, प्रवेश न दिए गए या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए बालकों के लिए विशेष प्रावधान इसके तहत किया गया है। देखो धारा अध्याय 2 धारा 3 से 5, 3 क्या कह रही है, जो इस अध्याय यानी जिस चैप्टर की बात की गई वही तीसरी में बात की गई है। अगला पॉइंट नोट करना, प्रवेश न दिए गए या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए ऐसे बालक जो पहले से पिछड़ गए उनके लिए विशेष प्रावधान की बात इसमें की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अन्य स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार, यानी कोई बालक है एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जो टीसी लेकर ट्रांसफर करते हैं ना बच्चों का टीसी के माध्यम से, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है टीसी जिसको बोलते हैं,
तो एक विद्यालय से टीसी कटवाकर दूसरे विद्यालय में जाने का अधिकार है। टीसी देने से कोई विद्यालय मना नहीं कर सकता। कौन सा प्रावधान है? तो याद रखना 5। अक्सर बच्चे 5वीं तक कहीं पढ़ते हैं, फिर 6ठी से पहले बार टीसी लेते हैं, तो इस तरीके से याद रखना कि 5वीं के बाद में टीसी कटा सकते हैं। ठीक है, तो धारा 3 क्या कहती है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 4 क्या कहती है? जो बच्चे पिछड़ चुके विशेष परिस्थिति में उनको प्रवेश देने की बात कहता है। 5 धारा क्या कहती है? ऐसे बालक, कोई भी बालक है, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में यानी स्कूल में क्या कर सकते हैं? दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का अधिकार बच्चों का अधिकार है। ट्रांसफर करने के, विद्यालय दूसरे विद्यालय में जाने का बच्चों को अधिकार दिया, ध्यान रखना। अध्याय 3 की मैं बात करूं तो यहां से आपको नोट करना है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, सीधी सीधी लाइन पूछी जाती है। समुचित सरकार या माता पिता के कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अध्याय में उल्लेखित है? तो अध्याय कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, अब देखो तीसरे अध्याय में आपको नोट करना है, तीसरे अध्याय में आपको मिलेगा 6 से लेकर 11 तक। कितनी धाराएं आ रही है इसमें? तो इन धाराओं का उल्लेख मिलेगा। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का स्कूल स्थापित करने का दायित्व है। यानी सरकार क्या करेगी? सरकार जितनी जल्दी आसपास के नजदीकी क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करेगी, ये सरकार का क्या होगा? दायित्व है, यानी सरकार का क्या होगा? ड्यूटीज होगी। ठीक है, मान लो कि जो भी आसपास के क्षेत्र है वहां पे या तो सरकार, समुचित सरकार को यहां से हम बात करें तो समुचित सरकार किसे कहा गया? मैंने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी स्कूल स्थापित करने के लिए, स्कूल खोलने का अधिकार। अब 5वीं के बच्चे टीसी लेकर जाएंगे कहां? जब सरकार वहां पर अगर टीसी जमा करवाने के लिए 6ठी से आगे की क्या करेगी? स्कूल स्थापित करेगी, तो वहां जाएंगे। 7वीं धारा कहती है कि वित्तीय व अन्य दायित्वों को वहन करना। वित्तीय यानी खर्चा, स्कूल खोलने से नहीं, स्कूल के लिए वित्तीय खर्च भी करेगी सरकार, ये भी होगा। उनका दायित्व वहन करने की बात भी इसमें, फाइनेंशियल कंडीशन की बात 7वें में की गई है। ठीक है, 7 वित्त। 8वीं धारा कहती है समुचित सरकार के कर्तव्य। ये बहुत बार पूछा जाता है। समुचित सरकार, देखो इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इनके कर्तव्य जो दे रखे हैं ना, उसमें या तो पहली कर्तव्य थे स्कूल स्थापित करे, दूसरा कर्तव्य है कि वित्तीय दायित्व, स्कूल को फंड दे, पैसे के भी दायित्व है बच्चों के लिए। और 8वीं बात है कि समुचित सरकार के कर्तव्य। ठीक है, तो यहां पर जो समुचित सरकार है उसके कर्तव्य भी दिए गए, कौन से में? 8वें में। 9 है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, जो प्राधिकारी है, अधिकारी, उनके क्या कर्तव्य? 10 में माता पिता या अभिभावक के कर्तव्य। माता पिता या अभिभावक के क्या कर्तव्य? बच्चों को भेजने होंगे उनको। समुचित सरकार का प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य। अब देखो यहां पर दिए क्या है? कर्तव्य तो दिए। पहले तो क्या करेंगे? पहली बात इसमें है कि सरकार के प्राधिकारी स्थापित करने का दायित्व रहेगा। दूसरी बात वित्त की व्यवस्था करेंगे। और फिर है 8वें में समुचित सरकार के कर्तव्य, 9वीं धारा में स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, और 10वीं धारा में माता पिता के कर्तव्य, और 11वीं धारा दे रखी है समुचित सरकार क्या करेगी? प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य। प्री का मतलब है छोटे लेवल की स्कूलें भी यहाँ स्थापित करने का कर्तव्य। ये कर्तव्य इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अध्याय 4 क्या कहता है? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। विद्यालय के क्या उत्तरदायित्व है और शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व है, इसकी बात करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चैप्टर जो 11 यानी अध्याय 4 है उसमें 12 से लेकर 28 तक धाराओं का उल्लेख है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और धाराएं कितनी है? 12 से लेकर 28 तक, सारी महत्वपूर्ण। हर बार यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 कहता है स्कूल के दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्कूल की दायित्व क्या है, इसकी बात की गई है। 12 कहता है कैपिटेशन फीस स्कूल
वसूल करने पर पाबंदी, यानी इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो यहां से एक चीज नोट करनी है आपको, जो बच्चों से फीस वसूल की जाती है अन्य खर्च के नाम से, इस प्रकार की अन्य कोई खर्च की वसूल है फीस वसूल नहीं करेंगे, इस पर पाबंदी की बात की गई है। कौन सी धारा में? 13। बहुत खतरनाक है, अन्य कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में, आपको पता हो कि वार्षिक और अर्धवार्षिक के लिए फीस निर्धारण किए कितना खर्च लेंगे, तो 20 रुपए 9 से 12 तक के एक एग्जाम, यानी 20 और 20 40 रुपए का प्रावधान किया है। किसने? राजस्थान में। अर्धवार्षिक और वार्षिक में 9 से लेकर 12 तक 20 20 और 40 रुपए लेंगे। और खास बात यह है कि जो प्राइवेट या निजी स्कूल वगैरह है उनको ये लाइसेंस दे दे कि आप इस प्रकार से वसूली कर सकते हो। तो प्राइवेट स्कूलें अब मांग रही है 100 रुपए, कितने रुपए खर्च करोगे? ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, आपके पेपर लेने वाले हैं। दूसरी बात, 14 धारा है उसमें प्रवेश के लिए आयु का सबूत, यानी एज प्रूफ आपको है ना, प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन के लिए बात करते हैं। प्रवेश के लिए आयु स्कूल का, यानी जो सर्टिफिकेट आपको दे, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर वहां के स्थानीय प्राधिकारी से लिखित में आप प्रावधान लाकर दे सकते हो, इसकी बात धारा 14 में की गई है। 15 में देखो, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना, कोई भी बालक को प्रवेश देने से जाति धर्म किसी भी आधार पर आप ये मानकर बालकों को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। तो याद रखना, स्कूल के दायित्व 12 में है धारा। कैपिटेशन फीस वसूल करने पर पाबंदी 13 में दे रखी है। प्रवेश के लिए आयु का सबूत के संबंध में 14 में दे रखी है। और प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते धारा 15 में दे रखी है। धारा 16 कहती है कक्षा में रोकने और निष्कासन पर प्रतिबंध, प्रतिषेध, यानी आप बच्चों को कक्षा से निष्कासित नहीं कर सकते, कक्षा से रोक नहीं सकते, पढ़ने से मना नहीं कर सकते। 17 बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बालकों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध, यानी बच्चों के मारपीट पर पूर्ण रूप से प्रतिषेध है। 17 बहुत खतरा है, बच्चों को नहीं मार सकते आप मानसिक टॉर्चर भी नहीं कर सकते, आप उनको डंडे से पीट भी नहीं सकते, दो बात सुना भी नहीं सकते, ये 17 कहता है। तो चुपचाप पढ़ाना ही है, ध्यान रखना लगने के बाद में। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करने पर रोक, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता का, तभी विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं जहां चाहे मर्जी आपने खोल के बैठ गए और पढ़ाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो धारा 18 कहती है ये बात। 19 में कहा गया विद्यालय के प्रतिमान एवं मानदंड, यानी विद्यालय के प्रतिमान एवं मानदंड का उल्लेख किया गया इसमें, कि मान लो कि विद्यालय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। 20 में अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति, यानी जो पावर टू अमेंड शेड्यूल्ड, यानी अनुसूची में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आगे अनुसूची भी जोड़ी हुई, उस पर चर्चा करेंगे हम। 21 कहता है विद्यालय प्रबंध समिति, इसको बोलते हैं SMC, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। SMC बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा? धारा 21। विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यानी SDP किस में जुड़ा हुआ है? तो धारा 22 में दे रखा है। दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रबंध कमेटी तो है ही। शिक्षकों की योग्यताएं एवं सेवा शर्तें, एक शिक्षक होता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके लिए सेवा शर्तों का उल्लेख धारा 23 में है। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण धारा 24 में दे रखा है कि कर्तव्य क्या है, शिक्षकों के कर्तव्य। देखो एक चीज, समुचित सरकार के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और माता पिता के कर्तव्य। 8, 7, 8, 9 मैंने ये चीज कही थी, सॉरी 8, 9 और 10 में कर्तव्य दिए हुए, जबकि शिक्षकों के कर्तव्य किसमें? तो धारा 24 में दिए हुए। छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कितने अनुपात में छात्र और शिक्षक होंगे, अनुसूची में ये चीज ऐड की गई है कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात कितना रहेगा, ये बात कितनी संख्या बढ़ने के बाद में। विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरना, अगर विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पे कैसे भरे जाएंगे, बच्चे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करेंगे, इस बात का उल्लेख इसमें दिया गया है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका पालन वर्तमान में कितने हद तक हो रहा है आप खुद जानते हो। गैर शिक्षण प्रयोजनों हेतु शिक्षकों को अभियोजित करने पर प्रतिबंध, यानी इसमें है कि इस शिक्षकों से हम जैसे मान लो कि जनगणना वगैरह तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा और कोई प्रकार से गैर शिक्षकीय कार्य नहीं करवाए जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा, धारा 28, प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा। धारा 28 ये कहता है सरकारी नौकरी लगा हुआ शिक्षक किसी निजी कोचिंग संस्थान, किसी निजी विद्यालय या निजी स्तर पर ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 28 उसके लिए पूर्णतः प्रतिबंधित करती है, ध्यान रखना। कौन सी, 28 के अकॉर्डिंग नोट करना। अध्याय 5 कहता है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए पाठ्यक्रम जो दिया गया उसको समय पर निर्धारित समय में पूरा करना। और धारा 29 और 30 दो ही बातें जोड़ी हुई है। पाठ्यक्रम निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रणाली की बात इसमें की गई है। और 30 में परीक्षा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र, परीक्षा करो उसके बाद में परीक्षा के बाद में पास का सर्टिफिकेट बना के दो उसे। धारा 6 क्या कहता है, अध्याय 6 कहता है बाल अधिकारों का संरक्षण, यानी चैप्टर नंबर 6 है बाल अधिकारों, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ऑफ चिल्ड्रन, यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन। बालक के शिक्षा के अधिकार की निगरानी, बालक के शिक्षा के अधिकार की निगरानी करना, धारा 31। शिकायतों का निपटारा, धारा 32। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना बहुत महत्वपूर्ण है, सलाह भी इससे संदर्भ में मिलने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। राज्य सलाहकार परिषद, देखो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद 33 में, राज्य सलाहकार परिषद 34 में है किसी संबंधित बाल अधिकारों को संरक्षण के संबंधित में। तो बालकों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी करना, शिकायतों का निपटारा करना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। और दूसरी बात है राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना। यह गठन किस में हो रहा है, छठे में हो रहा है। अध्याय 7 कहता है विविध अन्य, चैप्टर में अदर जो चीजें बची उसके संदर्भ में बात है। 35 में कहा गया निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें दे रखा है, यानी किसी प्रकार से डायरेक्शन जारी किए जा सकते हैं। ठीक है। धारा 36 से अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, अभियोजन के लिए आपको क्या करनी होगी, पहले मंजूरी लेनी होगी, कोई संशोधन वगैरह इसमें होता है। 37 धारा में कहा गया सद्भावनापूर्ण कार्यवाही के लिए संरक्षण, सद्भावनापूर्ण कार्यवाही के लिए संरक्षण। धारा 38 में कहा गया समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति, समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में दिया गया है, तो धारा 38 में दिया है। सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है, उसके संदर्भ में यह चीज। धारा 39 कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, जो भी कठिनाइयां आती है देखो नियम बना सकते हैं, फिर एक नियम एक धारा बनाई हमने और उसके तहत कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की क्या है, शक्ति। ये बाद में जोड़ी गई धारा है, मूल रूप से इसमें 38 धाराएं थी, वर्तमान में कितनी है, तो 39 धाराएं इसमें दी गई। अब सबसे खास बात यह कि आरटी एक्ट 2009 जो है उसमें हमने बात की किसके संदर्भ में, 7 धाराएं, 7 अध्याय, यानी चैप्टर कितने, 7, और धाराएं कितनी है, तो धाराएं इसमें 39 है और एक अनुसूची इसमें और शामिल की गई है। तो मैं ऐसे बात करूं कि धारा अध्याय 1 में धारा 1 से 2, अध्याय 2 में धारा 3 से 5, अध्याय 3 में धारा 6 से 11, अध्याय 4 में 12 से 28, अध्याय 5 में 28 और 29, अध्याय 6 में 31 से लेकर 34 तक और अध्याय 7 में 35 से 39 तक धाराएं इसमें शामिल की गई। ये प्रमुख आपको सीधे तौर पे पूछे तो धाराएं याद रखनी है। दूसरी खास बात ये कि हर धारा में किस में क्या लिखा हुआ है हम अगली क्लास में ये करेंगे डिटेल से। और अनुसूची जो हमने शामिल की है उसके अनुसार छात्र शिक्षकों का अनुपात क्या है, एसएमसी की स्थिति क्या है, एसएमसी में कितनी महिलाएं होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, एक विद्यालय में स्थापना कैसे होगी, यानी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है और वर्तमान में क्या स्थिति है, धारा पहली में कौन सी बातें परिभाषाएं में दी गई है, वो सारी चर्चा और भी करेंगे। वो हम अगले क्लास में आपको बहुत जल्द देखने को और सुनने को मिलेगा। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।